भाई ये तो परसेप्शन बिल्डअप की अगर लड़ाई है भ्रष्टाचार की और ईडी और सीबीआई की, तो छत्तीसगढ़ में चल गया परसेप्शन। महादेव ऐप का मामला ठीक चुनाव से मात्र 10 या 12 दिन पहले आया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बना ली कि वह भ्रष्टाचारी है, तो ये परसेप्शन दिल्ली में पेनिट्रेट करता हुआ दिखेगा। और आज से नहीं, 1.5 साल से, फरवरी 2023 से लेकर अभी जब हम 24 नवंबर में बैठे हैं, मनीष सिसोदिया की तब गिरफ्तारी हुई, तो ये तो बड़ा और सबसे बड़ा ड्राइव है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में। नहीं, बिल्कुल ये है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप वक्फ बोर्ड जानती है ना? अरविंद केजरीवाल की राजनीति सियासत का वो वक्फ बोर्ड है जिस पर वो दावा ठोक देते हैं, उसको कोई राजनीतिक दल साबित नहीं कर पाता। उन्हीं की अदालत में उसका मुद्दा चलता है। इसको ऐसे आप समझ लीजिए। अब अगर उन्होंने कह दिया कि उनके ऊपर पानी फेंका गया है या उनके ऊपर थप्पड़ मारा गया, जो बात अभी शीतल जी कह रहे थे कि अब इसको साबित आप करते रहिए, कि आप कह दीजिए कि वो करवाते रहते हैं। हालांकि एक सवाल जरूर उठेगा इस देश में कि गांधी परिवार, जिसको अगर ये देखा जाए प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को किसी से भी हो सकता है तो गांधी परिवार के लोगों को है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दो लोग उस परिवार के लोग मारे गए हैं। राहुल गांधी यहां पर भारत जोड़ो यात्रा कर लेते हैं, न्याय यात्रा कर लेते हैं, और वो प्रोटोकॉल जो सिक्योरिटी के होते हैं वो तमाम जगह तोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ इस तरीके की कभी अभद्रता नहीं होती है, कोई बात नहीं होती। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे तीखा हमला अगर कोई बोलता है तो वो राहुल गांधी बोलते हैं। राहुल गांधी के साथ इस तरीके की अभद्रता नहीं होती है। तो ये जो नाटकीय घटनाक्रम है, इस पर जरूर सवाल उठेंगे। तो मास्टरिंग कह रहे हैं आप इसे? मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। चुनावी ये मैं एक तथ्य रख रहा हूं, क्योंकि टॉप अप रिचार्ज की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं इसको मेरे ख्याल से दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए। उन्हीं को फैसला लेना चाहिए। भाई नहीं, मुझे कहने में कोई डर नहीं है। मैंने कहा ना, जब कह दिया कि वो ऐसा वक्फ बोर्ड है कि वो उन्हीं को साबित करना पड़ेगा, वही फैसला देंगे उस पर कि हमने कह दिया है। क्योंकि जो तमाम जो चीजें वो करते चले आ रहे थे, चूंकि मैं सच बताऊं, दिल्ली जब आए थे तब शीला दीक्षित यहां पर मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और शीला दीक्षित की जो तस्वीर बनाई गई यहां पर, मैं यहां पर थोड़ा व्यक्तिगत हो जाता हूं। व्यक्तिगत इसलिए हो जाता हूं क्योंकि शीला दीक्षित की जो तस्वीर अरविंद केजरीवाल और तमाम लोगों ने बनाई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो दूसरा रूप उभर कर आता है, तो शीला जी देवी नजर आती हैं। लगता है कि उनके समय में क्या काम हुआ था। यानी कि ये ग्राउंड बनता दिखेगा कि भाई ये कट्टर ईमानदार की छवि नहीं, थी। ग्राउंड अब ये इसका दूसरा पहलू, कट्टर ईमानदार, ये स्लोगन था ना अरविंद केजरीवाल का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले मैं कट्टर ईमानदार। हाँ, लेकिन तो ये साख पर दाव पर है। और क्या यही प्लॉटिंग है नहीं, ये चुनाव की इस बार? नहीं, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि असली बात यहां पर यह है गरिमा जी कि वो जिस तरीके से जो बात अभी सज्जन कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं कि जो यहां की डेमोग्राफी है, जो यहां पर जो एक लाभार्थी वर्ग है, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थी वर्ग है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एक लाभार्थी वर्ग है। और दूसरी बात जो आपने छत्तीसगढ़ या जो दूसरी जगह बात की, मैं उसी बात पे आ रहा था। इसको आप ऐसे समझिए कि छत्तीसगढ़ या दूसरी जगहों पर वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में यहां पर, मुझे वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो मीडियोकर हैं या कहीं ना कहीं मीडिएटर बने हुए हैं लोग। यहां पर संघ का छोटा से छोटा विभाग प्रचारक या विभाग विस्तारक भी अगर फॉर्च्यूनर से नीचे या डिफेंडर से नीचे गाड़ी पहुंच जाए तो बैठने से इनकार कर देता है। हाँ। आप इसको समझिए। मतलब यानी कि ग्रास रूट लेवल पर बीजेपी का काडर नहीं है, लेकिन पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है बीजेपी भी। नहीं, वो कर रही है, लेकिन आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी क्या है? खासियत है कि जहां पर वो चली जाती है वहां पर जल्दी सत्ता से बाहर नहीं जाती है। यह लगातार चीज साबित हो रही। लेकिन उसका दूसरा पहलू, उसका बिल्कुल कंट्रास्ट दिल्ली है कि जहां वो आ नहीं पाती है। यहां पर एक समय में मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा जैसे नेता थे। मैं नाम लेकर बात करता हूं। आप किसको नाम बढ़ाएंगे? अरविंद केजरीवाल जब आए शीला दीक्षित के सामने, तो अरविंद केजरीवाल का कद बहुत बड़ा हो चुका था। अरविंद केजरीवाल में लोगों को एक उम्मीद दिखाई पड़ रही थी, एक ऐसी कंदील थी जो रोशन हुआ करती थी। वो अलग बात है, बाद में धुआं देने लग गई, लेकिन निश्चित तौर पर उस समय अरविंद केजरीवाल चमकते हुए एक ऐसा सूरज पर उभरे थे। लेकिन आज की तारीख में उनके सामने कोई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ना कांग्रेस में कोई है, ना भारतीय जनता पार्टी में। किसको लाएंगे आप? प्रवेश वर्मा को लाएंगे, वीरेंद्र सचदेवा और हर्ष मल्होत्रा जैसे लोगों को लाएंगे। मैं नाम लेकर बात कर रहा हूं। या आप नुपुर शर्मा को, जिनको उनके खिलाफ खड़ा किया था, उनको लाएंगे। इन सबके क्रेडेंशियल्स क्या? इन्होंने जमीन में किसके साथ काम किया? ये सोशल मीडिया वीर हैं जो बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल की उपलब्धि में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जिस तरीके से जमीन में अन्ना आंदोलन के साथ में चीजें जुड़ी, भावनाएं जुड़ी, और उसके बाद उन्होंने अपना एक वर्ग तैयार कर लिया। और आप एक बात ध्यान रखिए कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से धीरे धीरे अपना एक काडर तैयार किया, लोग कहते हैं संगठन की भी बात चल रही थी, यहां पर संगठन की बात नहीं है, वो वहां पर कुछ
उनको पैसा मिल रहा है, कहीं पर चौकीदारी कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से मार्शल या जो वॉलेंटियर करके उन्होंने अपना एक वर्ग तैयार कर लिया। अच्छा, दूसरों यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या होगी? प्रवेश वर्मा को अगर कुछ मिलता है तो दूसरे जो है वीरेंद्र सचदेवा को कुछ मिलता है, तो ब्रजेंद्र गुप्ता को कुछ मिलता है, तो वो एक दूसरे को हराने के लिए निपटाने में जुट जाएंगे। यानी कि आज की तारीख में आशुतोष जो कह रहे हैं उससे मुख्तलिफ राय है आपकी। अभी अरविंद केजरीवाल एज पर खड़े हुए दिख रहे हैं, नहीं, बावजूद इसके कि पिछला 2 साल उन्होंने। नहीं, अरविंद केजरीवाल को खुद ही हारना पड़ेगा गरिमा जी। भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पाएगी। इसको थोड़ा और इलाबोरेट कीजिए। मैं ऐसे कर सकता हूं कि जनता के बीच में एक तो कम से कम चेहरा चाहिए जो उस आक्रोश को, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन चेहरा बनेगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रूसेडर अरविंद केजरीवाल बनकर उभरे। आज की तारीख में उनकी छवि तार तार हो चुकी है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी जो और नेता यहां पर खड़े हुए हैं उनसे आप जरा तुलना करिए ना, कौन उनके कद के बराबर खड़े हुए पा रहे? कांग्रेस में अजय माकन, क्या वो इस तरीके से भी उनके खिलाफ खड़े हो पाएंगे? या अरविंदर सिंह लवली को यहां पर ले आए, क्या वो इस तरीके से खड़े हो पाएंगे? और फिर मैं कह रहा हूं आशु, आप पिछली दफा भी जब मेरे साथ जुड़े थे दिल्ली की ही चर्चा में, तो आपने कहा था आम आदमी पार्टी विल बी स्ट्रगलिंग टू गेट द मेजॉरिटी, टू गेट द मैंडेट ऑफ 35 सीट्स अमंग अक्रॉस 70 सीट्स। 36 का मैंडेट आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभी जो राजकिशोर कह रहे हैं उसके हिसाब से तो कोई कॉम्पिटिटर दिख नहीं रहा है। टॉप अप रिचार्ज की कोशिश में और लगे हुए हैं केजरीवाल, लॉ एंड ऑर्डर पर भी चले आए 10 साल में पहली दफा। देखिए, मैंने नंबर्स नहीं दिए थे, मैंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी माइट स्ट्रगल। हाँ, विल बी स्ट्रगल। तो मैंने नंबर नहीं दिए थे कि 35 सीटें मिलेगी या 45 सीटें मिलेगी, 55 सीटें। स्ट्रगल का मतलब ये होता है जैसे कि जो आसान थी उनको 2015 में मिली कि आप 67 सीटें जीत गए, या 2020 में आपने 62 सीटें जीत गए, वो भयानक जीते थी। अब आम आदमी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी उनको। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत उसका सामाजिक आधार है। 2013 में जब उनको 32 सीटें मिलती है 31 के, तब भी उनको 32% का वोट शेयर था। 2015 में जब सतीश उपाध्याय दिल्ली को देख रहे थे, तब भी बीजेपी के पास 32% वोट था। और जब अमित शाह जी ने यह कहा कि इतना कस के बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक पहुंचे करंट लगे, तब बीजेपी का वोट 36-38% था। तो बीजेपी दिल्ली के अंदर 35 से 36% वोट पर बैठी हुई है। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होती है, अगर नाराजगी होती है, जो मुझे लगता है कि ग्राउंड पे नाराजगी दिख रही है, तो फिर बीजेपी अगर थोड़ी सी मेहनत करेगी तो वो दिल्ली के अंदर एक तरफा मुकाबला नहीं होगा। जो मेरे कहने का अर्थ ये था कि दिल्ली के अंदर फिर एक तरफा मुकाबला नहीं होगा कि अचानक पता चला आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीट देके जीत गई। लेकिन जो बात राजकिशोर जी कह रहे हैं उस बात पे काफी दम है। दम इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नाकामयाब नेताओं का जमावड़ा है कि जो चाहती ही नहीं कि वो जीत सके किसी तरीके से। लेकिन चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी लड़े जाते हैं आशुतोष जी राज्यों में। हाँ, बट देखिए, जहां पर स्थानीय पार्टी के पास या रीजनल पार्टी के पास बहुत मजबूत नेता होता है, वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोग ये भी देखते हैं उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मतलब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती, और लड़ सकती है तो जीत नहीं सकती। देखिए, वो जब प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तीनों चुनाव में 7 की 7 सीटें जीत कर आई। तीनों चुनाव 2014, 2019, 2024। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उस जीत को विधानसभा चुनाव में नहीं भुला पाती? कारण यह है क्योंकि लोगों के सामने एक सवाल होता है कि नरेंद्र मोदी जी चलो ठीक है दिल्ली तो चलाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा? और वो भी जब अरविंद केजरीवाल को देखते हैं जो अपने आप में बहुत ही मैवरिक पॉलिटिशियन है, वो मामूली नेता नहीं है। जब कोई नेता अचानक एक पार्टी खड़ा करता है और फिर जीत जाता है, लगातार 3 बार से जीत रहा है, मतलब पंजाब के अंदर भी, तो मामूली नेता नहीं है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर है। हम उनकी राजनीति से सहमत हो असहमत हो, गलत तरीके। ठीक है, लोकसभा प्रधानमंत्री के नाम पर जीत गए, थोड़ी सी क्लैरिटी इस बात पर दीजिए कि भाई विधानसभा चुनावों में तीसरी बार 13, 15, 20 के बाद जब ये 25 में चुनाव लड़ा जाएगा, तब भी वैसी ही स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिल्ली का चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती, क्योंकि बाकी सारे क्रेडेंशियल्स जो है वो बीजेपी के फेवर में नहीं जाते। देखिए, जब नरेंद्र मोदी का सितारा चमक रहा था 2015 में, जब वो सब जगह जीत के आए, दिल्ली में बुरी तरीके से हार गए। जब 2019 में 303 सीट लेकर आई, तब वो दिल्ली के अंदर बीजेपी को नहीं जिता पाए। तो अब तो नरेंद्र मोदी जी अपने बल पे बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रहे केंद्र के अंदर, तो अब उनसे ये उम्मीद करना कि दिल्ली जिता देंगे, ये दूसरे तरीके का प्रश्न है। मैं कहता हूं आज की तारीख में बीजेपी दिल्ली के अंदर एक मजबूत अर्बेन
मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मजबूत अर्बन लीडर को खड़ा करे, प्रोजेक्ट करे कि यह मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ सकता है। अगर ऐसा कोई बाहर से आ सकता है तो बाहर से लाके खड़ा करे, तो मुझे लगता है कि अच्छा मुकाबला वहां पे देखने को मिलेगा। और फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के लिए इस बार दिल्ली में मुश्किल होगी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया लगातार मेहनत कर रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पास दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ये काम करती है? तो नहीं 8 दिसंबर से वो भी निकल रहे हैं। राजकिशोर जी, आप कुछ वो निकलेंगे अभी, देखिए गरिमा जी, वो 8 दिसंबर से निकलेंगे। तब तक वो 8 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी निकलेगी अभी। तब तक अरविंद केजरीवाल 2 बार पूरी दिल्ली का दौरा कर चुके होंगे। तो ये फर्क है। तो फिर ये तो बड़ा सवाल आशु इस बात पर भी है कि भाई 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाली पार्टी, देश के गृह मंत्री को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, हारी हुई बाजी जीत लेते हैं, महाराष्ट्र जिता दिया, हरियाणा जिता दिया। क्या दिल्ली बहुत लाइट बैटलफील्ड हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्यों हो जाती है फिर? क्योंकि इनका मुकाबला अरविंद केजरीवाल से है। बहुत सीधा सा जवाब है। इसका दूसरा जवाब भी है। इसका दूसरा जवाब यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। दिल्ली में जो नीचे नेता बैठे हुए हैं उनकी प्रायोरिटी यह है कि यहां ट्रांसफर करा लो, यहां पोस्टिंग करा लो, अपने पदाधिकारियों को यहां पर बनवा लो, इस शिक्षक को यहां पर लगवा लो। इसके अलावा उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, कमान की कोई नजर नहीं होती। और दूसरा जो और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने कैसे जो है, जनता इस समय सबसे ज्यादा जानती किससे परेशान है दिल्ली में। जगह जगह जो पुलिस ने ऐसे बैरिकेडिंग लगा रखी है ना, आप भी निकलती होंगी, जितने लोग इस पैनल में बैठे जरा देखें और जाएं किस तरीके से जाम लग रहा है वहां पर, गाड़ियों को रोक के किस तरीके से पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं। अच्छा, ये पुलिस किसके अंडर में सबको पता है, और ये ग्रैब लगाया किसने है? ये दिल्ली सरकार ने लगाया है। तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही। पब्लिक जो रोड पे चल रही है गरिमा जी, आप कभी भी जाइए, अगर आप देखिए कि कितनी बेहुदगी के साथ में ऐसे बैरिकेडिंग लगाए थे जगह जगह। और कोई नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बहुत शातिर तरीके से काम चल रहा है। तो टॉप अप रिचार्ज जो ये बिल्कुल वो कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी है, ये पिन पॉइंटेड स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल वो कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर इसकी काट नहीं है कोई, वो काट कर नहीं पा रहे हैं।